हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैथ्स का पेपर 1 मार्च को फिक्स है, डेट आ चुकी है। 2 महीने आपके पास बचे हैं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है। अगर ये 20 नंबर टोटल आपको चाहिए बहुविकल्पी में 100% 20 में 20, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सवालों का। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का खेल है, केवल फॉर्मूला रटने या घर बैठ के सवाल लगाने से बात नहीं बनेगी। और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्या वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पेपर में आएंगी, ये आपसे पूछिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो पेपर में नंबर नहीं आएगा आपका। अगर आपको ये 20 नंबर पूरे चाहिए तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं 400 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न में कराने वाला हूं, जिसमें से 40 मैं करा चुका हूं, 20 आज करा दूंगा, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आधे आधे घंटे की वीडियोज़ में मैं लेके आता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूँ, फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ, और कहीं ना कहीं ये वो सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ जो सेम अक्षर के साथ हो सकता है आपके पेपर में छप जाए। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको कहा है कि कुल 400 सवाल कराऊंगा, तो 400 सवाल कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये जो मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ 20 क्वेश्चन आज बहुविकल्पी, ये 2024 का ही मैथ्स का पेपर है। और ये इसका अगर कोड चाहिए तुम्हें तो 822HX ये मैंने उठाया हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 से 7 सेट छपते हैं हर साल, तो 2024 का तीसरा पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सवाल रिपीट होंगे, इनको छोड़िए मत। और हो सके तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोगों को भी बेनिफिट होगा और मेरा भी जो उत्साह है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल ही कहता है कि यदि 26 156 का लॉसो 156 है तो मौसौ क्या का मान होगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, लॉसो गुणे मौसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बस लॉसो कितना दिया हुआ है 156, तो रख दो 156 गुणे मौसौ तुम्हें निकालना है, और बराबर ए गुणे बी यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 26 गुणे 156, 26 गुणे 156। तो 156 और 156 तो कट जाएगा। मौसौ बराबर सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है, केवल क्या बच गया, 26 बच गया। तो सेकेंड्स में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब ये जो वर्ड आया है यहाँ पे सह अभाज्य, क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याएं ए और बी सह अभाज्य संख्याएं तब कहलाएंगी जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। जैसे कि 2 नंबर में लिखता हूँ 2 और 3, इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हो, 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हो, तो एक कॉमन है। मतलब कि अगर दो संख्याएं जिनमें एक के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो इसमें से अब ढूंढ लो फटाफट से। तुम देखोगे ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 कॉमन हो गया तो ये नहीं होगा। 18 और 25 में देखो, 18 को तुम लिख सकते हो 3 छक्के 18, या फिर 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हो, 3 त्रिक 6, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5। तो यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, 3 3 2, यहाँ 5 5 कॉमन नहीं दिख रहा है। 18 और 25 में एक के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तीसरे पे चलते हैं। कहता है बिंदुओं, ये इनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सभी को पता है कैसे निकलता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5 और 12, 5 माइनस माइनस 12, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 और 0 है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसका तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, इसका देख लेते हैं क्या आएगा। तो करड़ी में क्या हो जाएगा, ये 5 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस 12 और इसका होल स्क्वायर। तो 12 और 5 कितना होता है, 17, 17 का होल स्क्वायर करड़ी में। अब चूंकि भाई 17 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 17 गुणे 17 लिख सकते हो, तो 2 बार 17 है, करड़ी के बाहर एक बार आ जाएगा, तो 17 बाहर आ गया, यानी कि केवल और केवल इनके बीच की दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 17 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर 7 अगर कोई करके आता है ना तो गलत है। वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, भाई इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानोगे अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना तुम्हें। तो अगर यहाँ -12 -5 भी करोगे तब भी ये जुड़ेगा, -17 का स्क्वायर, कुल मिला के 17 ही आएगा जैसे मैंने किया है।
ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो कि इस -12 को अगर गलत वे में ले जाएगा तो उसका आंसर 7 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने में प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचता है। तो पहले तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जो 35, 56 और 91 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 35, 56 और 91 का लघुत्तम समाप वर्तक निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समाप वर्तक निकालना पड़ेगा। चलो तो निकाल लेते हैं फिर। 7 से काट लेते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 और 13 × 7 = 91 होता है। अब ये देखोगे तो ये तो 5 से ही कटेगा, 5 × 1 = 5, 8 रह गया और 13 रह गया। अब जो है 8, देखो 13 भी केवल 13 से ही कटेगा, 13 × 13 बाकी रह जाएगा। और बाकी 8 को तुम चाहे कैसे भी काट लो, मतलब डायरेक्ट भी काट लो, तो 8 × 8 गुणा करके एलसीएम ही तो निकालना है। अब एक काम करो, सबका गुणा कर लो। 7 × 5 = 35, 35 और गुणे 13 और गुणे 8, 13 बटे कितना होता है 104, और इसमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 35 से। तो पहले गुणा करके देखो, तो 5 चौक के 20, 5 शून्य शून्य 2 और 5 × 1 = 5, फिर 3 से करो, 3 चौक के 12, 3 और 3 × 1 = 3। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ सिंपली। 0, 2, 2, 4, 5, 1, 6, 3640 आता है। यानी 3640 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 35, 56 और 91 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन तुम्हें 7 शेष चाहिए हर हाल में। तो इसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3647। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 3647। इसमें देख लो 3647, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 8, 5वां 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, पहले तो वो लिख लो कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 × 8, 8 दूना 16, 8 तिक्का 24। ठीक है, फिर ऐसे करते करते 15वां 15 बटे 120, ये 15 गुणज हो गए। इनका योगफल पूछ रहा है। तो अगर 8, 16, 24 ऐसे करते करते 120 तक जाएं तो ये एक तरह से देखोगे तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी अगर दी हुई है ना, और उनमें अगर n टर्म्स हैं, उनका योगफल निकालना है, तो Sn जो है वो इस फॉर्मूले से आप उनका योगफल निकाल सकते हो, उनको जोड़ सकते हो। n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो कि यहाँ पे कितने हैं, कुल 15 टर्म्स है ना, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा 15। और a क्या है, पहला, उस श्रेणी का पहला टर्म होता है, जो कि यहाँ पे 8 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। d क्या होता है, d होता है डिफरेंस, मतलब बड़े आगे वाले में से पीछे वाले को हटाना। 16 में से 8 का कितना, 8 बचा। 24 में से 16 का कितना बचा, 8 बचा। हर जगह 8 8 का डिफरेंस है ना, तो d यहाँ पे कितना है, 8 है। तो अगर इसका सम निकालना हो Sn बराबर, तो सिंपली इस फॉर्मूले में रख के निकाल दो। n/2 यानी कि n जो है वो 15 है, तो 15/2 और ब्रैकेट में 2a, 2 × 8 हो जाएगा, प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1 और इंटू d कितना है, डिफरेंस कितना, 8 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 8। अब इसको हल करना बस रह गया है। आपका जो 8 के 15 गुणजों का योगफल है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 15/2, 8 दूना 16 प्लस 15 में से 1 गया 14। ठीक है, 14 और 14 में 8 से गुणा कर दो, कितना होता है, 112 होता है ना, तो 112 लिख दो, 14/112। ठीक है, अब 112 और 116 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120, 128, 128 और बाहर है 15/2। ठीक है, तो 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी 15 × 64। 15 में 64 से गुणा कर दो तो 15 चौके 60, हाथ में आया 6, 15 छक्का 90, 90 और कितना बचा था, 6, 96, तो ये आ गया 960। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। यानी कि जो सम है वो कितना निकल के आएगा, 960, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। अगर -2 इसका मूल है तो x के जगह पे यहाँ -2 रखोगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। रख के जरा वैल्यू देख लो, x के जगह पे -2 रखो तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 और गुणे -2 और -p = 0 समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x का मान 2 रख के 0 करके इसको हल कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूने 4 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -p बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो ये 4 - 4 इधर ही रहने दो, p को राइट साइड कर दो, तो p बराबर 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। p बराबर कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है x अक्ष पर स्थित एवं
एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब कि देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है और ये 5, -2 यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया 5, -2 और -3, 2 ये रहा -3, 2। कह रहा है कि इस x वाले एक्सिस पे कोई एक बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी जो समदूरस्थ हो, मतलब कि इससे इन बिंदु की दूरी और इस वाले बिंदु से इन बिंदु की दूरी दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कौन सा बिंदु है वही पूछ रहा है। तो एक बात देखो, अगर वो बिंदु x अक्ष पर है, क्योंकि इसने कह दिया x अक्ष पर स्थित, ठीक है, x अक्ष पर वह बिंदु है तो पक्का इसका y निर्देशांक 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि एक तो यहाँ 0 दिख रहा है y कोऑर्डिनेट, एक तो यहाँ 0 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक सही है। अब इनमें से इन दोनों में से कौन सा सही है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर अगर हो गई तो ये सही आंसर है। अगर ये सही नहीं है तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो एक बार दूरी निकाल के देख लो। दूरी कैसे निकलती है, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 और 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा -2 में से 0 हटा दोगे तो -2 ही बचेगा, तो -2 का स्क्वायर। समझ गए। तो 3 त्रिक के 9 और 2 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, ये आ गया करड़ी में 13। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकाल के देखो तो करड़ी में ये -1 कर दो, 2 -3 तो 3 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 और 4 ये करड़ी में 29 आ गया। ये करड़ी में 13 आ रहा है, ये करड़ी में 29 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर नहीं हुआ, तो ये गलत आंसर है। अगर ये गलत है तो पक्का है डी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक होना था। भाई हम टाइम क्यों बर्बाद करें। वैसे तुम चाहो तो एज अ होमवर्क तुम्हें दे देता हूँ, 1,0 यहाँ पे रख के 1,0 इसके और इसके बीच की दूरी जैसे मैंने निकाला और इसके बीच की दूरी जैसे मैंने निकाला, निकाल के देखो पक्का है बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है b² - 4ac, तो यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 5 - 5 का स्क्वायर, b² - 4 इंटू a की जगह पे कितना है 2 और इंटू c की जगह पे है 4, -5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस ये कितना हो गया 4 दूनी 8 चौक के 32, ये कितना हो गया माइनस में आया, कितना आएगा 25 5 30 2 32 6 आ जाएगा, -6 कितना आ जाएगा -6, यानी कि b² - 4ac लेस देन 0 है तो आभासी होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा इसका मूल होगा, काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर कह रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो समरूप होते हैं ना तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, सही बात है। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इसमें ये कह रहा है ना कि देखो ODC ये वाला जो त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है ये समरूप है इससे नीचे वाले से समरूप है, ऐसा उसने बताया है। ठीक है, समरूप है वो इसने कहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि कोण BOC देख रहे हो, ये वाला कोण 125 डिग्री और CDO यानी कि ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो OAB का मान आपको पूछ रहा है। OAB यानी कि ये वाले कोण का मान बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, देखो सिंपल है, इस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। देखो ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा पे ये कोण कितना बना है 125। या एक काम करो, सुनो इसको देखो, किसको BD को, BD एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, इस पे 125 अंश बना है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। 55 डिग्री, तो ये कोण मैं कह सकता हूँ ये कोण कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो तुम्हें पता है कि 70 55, ध्यान से समझना, 70 धन 55 और धन ये कोण C अगर मैं देखूं कोण C ये मिला के कितना होना चाहिए 180। यहाँ से कोण C निकल जाएगा कितना 180 माइनस 70 और 55 कितना होता है 125, 70 और 55 125 हो जाएगा। तो 180 में से 125 घटा दो तो कितना बचेगा, अगेन 55 बचेगा। तो यानी कि ये वाला कोण C भी कितना आ गया 55 डिग्री का आया हुआ है। लेकिन हमसे तो कोण A पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। देखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, ऊपर नीचे ये दोनों समरूप हैं, समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। कैसे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा
और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण सी कोण ए के बराबर होगा। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। तो कोण सी अगर 55 डिग्री है तो कोण ए भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नहीं समझ में आता है वैसे तो ये समझ लो कि ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, इसको इस तिर्यक रेखा ने काटा हुआ है। तो यहाँ पर जो जेड बनता है वो दोनों कोण आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। वहाँ से भी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हैं, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा का मान होगा। तो जाहिर सी बात है कहाँ बराबर होते हैं भाई, सबने पढ़ा 45 डिग्री पे। कहाँ पे, 45 डिग्री पे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो ये 45 डिग्री वाले दोनों साइन और कॉस बराबर होते हैं। ठीक है, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया कि इनके मान कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12वें सवाल पे साइन 15 अपॉन कॉस 75 का मान इसका तो 1 होगा, क्योंकि साइन 15 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 75 और बटे में क्या है, कॉस 75 है। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 75, ऊपर भी कॉस 75 नीचे भी कॉस 75, कटे कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 13 देखिएगा, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो ये इसका मान पूछ रहा है। अच्छा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो साइन पे इसका मान देखो। एक बात बताओ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 कब हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ढूंढो कब हो सकता है। तो अगर इन दोनों का मान एक जैसा हो जाए, और इन दोनों का मान एक जैसा कहाँ पे होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि साइन 45 1/2 माइनस कॉस 45 1/2 और वो 0 हो जाएगा। तो ये थीटा 45 पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है ना। तो एक काम करो, थीटा बराबर हमें मिल गया 45 डिग्री, तो इसमें थीटा का मान रख के और तुम इसका मान भी निकाल लो। तो साइन थीटा यानी कि साइन 45 और वो कितना होता है 1/2 और इसके पावर 4 और प्लस कॉस थीटा वहाँ भी 1/2 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 4 पावर का मतलब क्या है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 फिर से गुणे 1/2। इन दोनों का गुणा होगा तो 1/2 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो 1/2 यानी कि 1/4। यानी कि यहाँ इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 धन इसको भी हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि 2/4, 2/4, 2 1 करने 2 दूनी 4, यानी कि 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मान आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सेक ए प्लस tan a और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो कोई बात नहीं, देखो आंसर्स जो है ना वो कॉस साइन कोसेक से कैसे दिए हुए हैं। तो एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इसका गुणा कर दो आपस में। सेक ए में 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा माइनस माइनस सेक ए इंटू साइन ए, फिर प्लस tan a से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा tan a माइनस tan a में साइन a से करोगे तो लिख दो tan a इंटू साइन a। ठीक है, अब एक काम करो, सेक a को रहने दो माइनस, सेक a को क्या लिख सकते हो 1/cos a, इंटू में क्या है साइन a, प्लस tan a को रहने दो माइनस tan a को क्या लिख सकते हो साइन a अपॉन cos a, और साइन a को रहने दो। देखते हैं अभी कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो इसको अगर तुम लिख देते हो tan a और ये माइनस में है, और यहाँ पे क्या है प्लस में क्या है tan a, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब ये बचा sec a, तो इसको चलो मैंने लिख दिया sec a, और क्या बचा माइनस, माइनस में क्या बचा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। सेक ए को तुम क्या लिख सकते हो 1/cos a लिख सकते हो ना, तो लिख दो 1/cos a। अब cos a दोनों जगह सेम है तो ऊपर वाली चीज़ डायरेक्टली घट जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कुल के बटे में क्या लिख सकते हो cos a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ए बटे क्या लिखोगे cos a से एक cos a कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा cos a। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लो क्या है cos a। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 15वें पे चलते हैं। कह रहा है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर, A और P से जब इस O को देख रहे हो तो अवनमन कोण की माप होगी। देखो अवनमन कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि जानना कि होता क्या है। तो क्षैतिज से जो नीचे की ओर कोण बनता है, नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक यहाँ पे क्षैतिज लाइन खींची जाए, कहाँ पे, इस A और P के पास से एक क्षैतिज लाइन में बना देता हूँ कुछ इस तरह से, एक क्षैतिज लाइन देख रहे हो, ये एक क्षैतिज लाइन मैंने बना दी। इस क्षैतिज लाइन से
नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनेगा, नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनेगा, यानी कि यहाँ से ये वाला जो कोण है ये अवनमन कोण है, और इस क्षैतिज लाइन से ये वाला जो कोण है ये अवनमन कोण है। यही दोनों कोण तुमसे पूछा है, यही निकाल के बताने को वो कह रहा है, अवनमन कोण का मान पूछ रहा है। तो चलो कोई नहीं, निकाल के देखते हैं। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये एक बिल्कुल सीधी रेखा है क्षैतिज, और ये भी देख रहे हो ये बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है, दिख रहा होगा। तो ये कितना 90 अंश बनाएगा, 90 में से 60 यहाँ बन गया, तो ये यहाँ कितना बनेगा, 30 बनेगा। 60 30 90 होता है कि नहीं। और अगर इस वाले कोण को निकालना है, इस वाले को, तो जरा ध्यान से समझो, तो ध्यान से देखना, अगर ऐसे करके ये समांतर लाइन है ही, और ये एक तिरछी रेखा, और फिर ये समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और ये तो 45 अंश दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो कह रहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से, तो A से कितना बना 45 डिग्री, और P से कितना बना 30 डिग्री। जिस क्रम में ये पूछा उसी में उत्तर देना है। A पहले पूछा तो A से पहले बताओ, P बाद में पूछा है तो P बाद में लिखो। 30 डिग्री देखने अवनमन कोण की माप, तो 45 30 तुम्हारा आंसर होगा। 45 30 45 30 45, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 45 लिखते तो गलत हो जाता, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि कैसे लिखना है। आगे चलते हैं। अब आगे हम सवाल नंबर 16 पे। 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है और tan A 1/3 में 3 है, तो इसका मान पूछा है। एक काम करो ना, देखो इस ऐसे सवाल को लगाने के लिए ना तुम एक काम करो, सीधा ट्रायंगल ही बना लो, ट्रायंगल बना लो। चलो एक त्रिभुज पहले बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाना, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति का खेल चलता है ना, ये समकोण पे ही चलता है, समकोण पे, साइन कॉस टैन वो समकोण पे चलते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ये कह रहा है कि C 90 अंश है। अब ये वाला जो कोण है ये 90 अंश है, समकोण है, इसका नाम दे दिया C, क्योंकि C 90 अंश उसने बताया। बाकी कोई भी जो बचा हुआ है ना उसका नाम अपने हिसाब से दे दो AB, तो ABC बन गया, ये त्रिभुज बन गया। अब tan A 1/3 में 3 है, तो देखो tan A बराबर 1/3 में 3, और tan थीटा बराबर क्या होता है, होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब की जगह पे 1 है और आधार की जगह पे कर्ण में 3 है। तो एक काम करो, इसमें से इसको अगर भाई ये तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, तो मैं इसको लंब मान ले रहा हूँ 1, इसको आधार मान ले रहा हूँ कितना, कर्णी में 3। ठीक है, चित्र के हिसाब से मैंने मान लिया। तो अगर ये लंब 1 है, आधार कर्णी में 3 है, तो कर्ण क्या होगा, तुमने पढ़ा ही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि कर्णी में 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, कर्णी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और कर्ण बराबर कर्णी में 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 2, कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया, कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अगर कर्ण आपका 2 आ गया तो अब जो है तुम आराम से साइन कॉस टैन किसी का भी मान लिख सकते हो। और फिलहाल देखो ये कोण A है और ये कोण B है, इस बात का ध्यान रख के चलना, इस बात का विशेष ध्यान देना, तभी सवाल सही से लगेगा। क्योंकि अगर A की बात करें ना, तो A के सामने वाला जो भुजा होगी वो इसके लिए A के लिए लंब होगी। B की बात करें तो B के जो सामने वाली भुजा होगी वो कोण B के लिए क्या होगी, लंब होगी। और कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही होगा, नहीं पढ़ाया तो ये छोटी छोटी बातें माइंड में रखो, ये आगे काम आएंगे आपके बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो साइन A कह रहा है, साइन A, अब कोण A की बात करेंगे तो इसके लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2, तो वो हो गया उसका मान 1/2। अब कॉस B कह रहा है, कॉस B, इसके लिए इस कोण के लिए कॉस B, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके लिए सामने ये भुजा है तो ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार, तो आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, दोनों का गुणा करना पड़ेगा, प्लस कॉस A कह रहा है, कॉस A कहेगा, इसके लिए इस कोण के लिए बात करेगा, आधार कर्णी में 3 है, तो कर्णी में 3 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन B की बात करेगा, कोण B के लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी कि कर्णी में 3/2। समझ गए? इस तरह से सिंपल, जैसे ही तुम ये मान लिख पाओगे चुटकियों में आंसर निकलेगा 1/4 धन 3/4, और ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 1। इसका आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि सबसे पहले तो एक घड़ी बना लो थोड़ा सा सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे मान लो ये घड़ी है, सपोज दैट, ठीक है, अगर ये घड़ी है तो अब क्या हो रहा है, क्या कह रहा है वो कि एक घड़ी की मिनट की सुई R, यानी कि देखो अब
एक ऐसी घड़ी मानो ना कि जैसे ये यहाँ से पूरा इसको छू जाए, पूरा पूरा ये वाली जो दूरी है, त्रिज्या एक तरह से वो कितनी हो जाए, आर हो जाए। तो आर सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखो 1 मिनट में ये घड़ी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगी। तो मान लो ये आगे बढ़ के यहाँ आ गई, आगे बढ़ के यहाँ आ गई। मान लो इसने उतनी देर में थीटा कोण बनाया होगा, थीटा कोण बनाया होगा। तो ये जो त्रिज्यखंड है ये वाला पूरा, इसका कह रहा है क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, मैंने तुम्हें अभी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकलता है। अब आर तो आर ही है, ये थीटा मुझे निकालना पड़ेगा, ये थीटा मिल जाएगा तभी आंसर मिलेगा। तो देखो एक बात सोचो, ये यहाँ से ये इसका केंद्र है और ये मिनट की सुई है। एक चक्कर मारेगी तो कितना डिग्री कंप्लीट कर लेगी, 360 डिग्री। लेकिन अगर एक चक्कर मारेगी तो कितना मिनट कंप्लीट कर लेगी, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। यानी कहीं ना कहीं 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 360/60 डिग्री के, ये 0 0 कटेगा, 6 6 36, 6 डिग्री के बराबर होगा। 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। और 1 मिनट में ही वो मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। तो थीटा बराबर यानी कि कितना वो चल चुकी होगी, 6 डिग्री चल चुकी होगी। और जैसे मुझे 6 डिग्री मिल गया, इस फॉर्मूले में मैं थीटा की जगह पे रखूंगा 6/360 और गुणे पाई और गुणे आर का स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 6 करने 6 6 36 60, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 60, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों में भी थोड़ा इसको शेयर करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से और मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अब ये 60 सवाल आपके पूरे हो गए देखते ही देखते, ठीक है। और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो 4 लाइनें तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि समय की मांग है कि पढ़ा जाए, समय की मांग है कि पढ़ा जाए, विषय परिस्थितियों से लड़ा जाए, तानों के सब शब्द समेटकर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। तो ये जो ताने मिलते हैं ना, पढ़ते नहीं हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ऐसा है वैसा है, उन सबसे अगर जीतना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो ये बात कर रहा है अर्धगोले की। अगर हम बात कर ले पूरे गोले की, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ना वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको आधे पर से काट दें तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करना पड़ेगा, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और चूंकि देखो अर्धगोला ऐसे करके ऊपर से इस तरह से, जब गोला एक कोई भारी चीज़ इमेजिन करो ना, गोला कोई जैसे बिल्कुल गोल तरबूज हो, उसको 20 से काटोगे तो उसके ऊपर जो वो लाल वाला एरिया होगा, ये इतना एरिया, उसको भी तो ढकना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है पूरा बाहरी क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल तो तुम्हारे पास है, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं है। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल के जैसा है, यानी कि इसी में पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा, यानी कि इसमें इसका भी आधा कर दो, 1/2 कर दो तो 1/4 हो जाएगा। यानी त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 1/4 आ गई। तो एक काम करो, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ, 3 पाई इंटू आर की जगह पे कितना हो जाएगा, 1/4 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 पाई आर स्क्वायर ये संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। इसको जैसे ही हल करोगे तो 3 इंटू पाई इंटू 1/16, यानी कि देखा जाए तो 3/16 पाई, 3/16 पाई जहाँ भी दिख रहा हो वही आपका करेक्ट आंसर है। 3/16 पाई ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो इसमें कितने सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जा रहे हैं, ठीक है। और सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। कई बार तो मैथ्स के पेपर में 3 घंटा कम पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल पे बच्चे 10-10 मिनट लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, तो एक आंसर निकालना है और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। भाई OMR मिलता है, OMR में ऑप्शन टिक करना है, A B C जो भी है। तो जल्दी लगाओ ना, ऐसे सीखो जल्दी लगाने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक। देखो ये हो गया माध्य और ये हो गया माध्यक, क्रमशः दिया हुआ है। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो हमेशा देखो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें ये बहुलक वाला याद कराया था पिछले दोनों, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे लगता है, पिछले दोनों वीडियोज़ में ये था, ठीक है, दोनों पेपर में था और ये तीसरे पेपर में भी आ गया। तो ये याद रखो कि माध्य और बहुलक का अंतर माध्य और माध्यिका के अंतर का 3 गुना होता है। यानी कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। अब चुपचाप मान रख दो, तो माध्य कितना है 26.1 रख दो, 26.1 माइनस बहुलक वो तुम्हें निकालना है, बहुलक का मान ही निकालना है, बराबर 3 गुणे माध्य का मान रख दो, कितना है 26.1 माइनस माध्यिका कितनी है
25.8, 25.8। माध्यक लिखा हो या माध्यिका लिखा हो बात एक ही है, ठीक है। तो ये माध्य माइनस माध्यिका कर दिया तुमने। अच्छा, अब बहुलक यहाँ से निकल जाएगा, बशर्ते इसको हल तो कर लो। तो 26.1 माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे, एक काम करो इसको घटाओ, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 हो गया, और 2 में से 2 भी गया तो 0 हो गया। ये तो कितना केवल बच गया? 8 3 11 को एक हासिल लगा, 1 5 1 6, हाँ ये केवल बच गया आपका 0.3। केवल क्या बच गया? 0.3 बच गया। तो यहाँ से अगर गुणा करते हो तो इसमें 3 त्रिक का 9 यानी कि 0.9 बचेगा, ठीक है। यानी कि 26.1 माइनस बहुलक बराबर कितना बचा? 0. बहुलक को राइट साइड ले जाओ तो यहाँ से बहुलक का आंसर आ जाएगा। बहुलक बराबर इसको लेफ्ट साइड लाओ तो 26.1 माइनस 0.9 तुम्हें करना पड़ेगा। तो 26.1 में से 0.9 घटाओगे तो 11 में से 9 फिर से घटाओ, 11 में से 9 घटाओगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5 और 25.2 बच जाएगा। 25 को हटाओगे तो कितना आएगा? 25.2। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या? 25.2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। कोई गलती कोई त्रुटि है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी अपनी दिक्कत बता सकते हैं। कोई और चीज़ पढ़ाना है वो भी बता सकते हैं, और साथ में सवाल में कोई चीज़ नहीं समझ में आया या कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी हो रही धीरे, कोई भी चीज़ें बात कर सकते हो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे जुड़े हुए तो। कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति, 20वां सवाल देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। कह रहा बारंबारता नहीं होती है, माध्य हाँ होती है, माध्यक होता है, यानी कि बी तथा सी दोनों, बी और सी दोनों बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें 3 चीज़ें होती हैं देखो माप में। एक तो होता है माध्य, एक होता है माध्यक या इसी को माध्यिका कहते हैं, और एक होता है बेटा बहुलक जो अभी पढ़ाया मैंने, ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, उसमें बारंबारता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 सवाल, और यानी कि 60 सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब मैं 400 क्वेश्चंस पूरे करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, और 20 नंबर आपके जो ऑप्शनल हैं वो जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसी में से आएगा, अलग से कुछ आने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतने रखते हैं। Thank you for watching.